हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस YouTube क्लास का। और इस वीडियो में हम लोग बात यानी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली ये चैप्टर आईएससी क्लास 12 का एक चैप्टर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपसे काफी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ में आपके जो नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर, यानी आपको इसका आईपीएसी नेम लिखना है। साथ में इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक चिलेशन क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड्स किसे कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, या आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन होगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव होके आते हैं। तो दैट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको पहली बात पढ़ना है क्या, यानी हमको एक्चुअली मेनली किसके बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके। अब आप सब जानते हो कि कंपाउंड एक्चुअली बना किस चीज से होता है। आप सबको पता है कि ये कंपाउंड बने होते हैं इससे, टू और मोर एलिमेंट से, टू और मोर एलिमेंट से। और ये एलिमेंट क्या होंगे, एक फिक्स रेशियो में होंगे। इट मींस टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये सबको पता है, आप क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हो, कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर एंड ऑल दैट। मैं बस छोटा सा आपको एक बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ओके। तो यानी कंपाउंड किस चीज से बना होगा, टू और मोर एलिमेंट दैट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। और खास बात है कि ये सारे एलिमेंट अगर कंपाउंड के अंदर कंबाइंड होते हैं तो कुछ न कुछ उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं बॉन्ड। ओके। तो अभी तक आपने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, करेक्ट, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट भी बॉन्ड कहते हैं। ओके। तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, करेक्ट। इसी तरह दूसरा हमारे पास केमिकल बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, टाइड अप होते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये वो बेसिक है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं। अब हमारे पास एक तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड है जिसको आप सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो देखो मेनली हम क्या करते हैं, उसकी जो टाइड अप फोर्स है, यानी इनकी आपस की जो बॉन्डिंग फोर्स है, उसके बेस पे हम इनको नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके। तो हमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को। एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। ओके। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हमें इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर क्या चीजें पढ़नी। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर हमें पढ़ना है क्या, सॉल्ट। क्या पढ़ना है, सॉल्ट। ओके। अच्छा, सॉल्ट आप सब जानते हो सॉल्ट किस चीज से बना होता है, एसिड, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलाकर सॉल्ट बनता है। ओके। तो सॉल्ट एक्चुअली कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा
मिक्स्ड सॉल्ट, तीसरा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और तीसरा यानी चौथा दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों कहते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ओके। तो देखो हमें इस चैप्टर के अंदर ना नॉर्मल सॉल्ट पढ़ना है, ना मिक्स सॉल्ट पढ़ना है, ना ही ज्यादा डबल सॉल्ट पढ़ना है। सिर्फ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। देन उसके बाद फर्दर हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो देखो हमें ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो चलो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है और इसमें कौन सी फोर्स पाई जाती है, ओके। ये सारी चीजें देखते हैं, क्लियर। तो देखो हमारे पास पहले हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक्चुअली चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले हम वही चीज डिस्कस कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहले मैं डबल सॉल्ट यानी इधर मैं डबल सॉल्ट लिखता हूं, डबल सॉल्ट, और इधर मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखो डबल सॉल्ट एक्चुअली क्या है, नाम से ही क्लियर है कि डबल सॉल्ट। देखो एक चीज मैं पहले बता दूं कि आप कैसे पहचानोगे कि सॉल्ट है, यानी दिया गया कंपाउंड हमारा सॉल्ट है। तो पहचानना बहुत ही आसान है। अगर मेटल के साथ, अगर मेटल के साथ सल्फेट, ओके, सल्फाइड, ओके, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके, यानी सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फॉस्फेट, कार्बोनेट या नाइट्रेट अगर पाया जाता है तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, इन सब को जनरली हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्ट। तो देखो हम बात कर रहे हैं क्या, डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट में क्या होगा, दो नॉर्मल सॉल्ट आपस में कंबाइन करेंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसी को हम कहेंगे डबल सॉल्ट। जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल किसका है, एलम का, पोटाश एलम। इसमें इसका फॉर्मूला है K2SO4, ओके, देन Al2SO4 4 5 एंड डॉट, डॉट इसलिए कि ये टेम्पररी वाटर है और ये इवापोरेट हो सकता है, ओके। तो क्या है, 24H2, क्लियर। इसको हम कहते हैं आपका एलम का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो दो नॉर्मल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, डबल सॉल्ट, ओके। दूसरा हमारे पास है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं जो काफी फेमस है, जो आप लेबोरेटरी में जब टाइट्रेशन करते हो तो उसका इस्तेमाल करते हो, दैट इज FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट का एक और बहुत ही फेमस नेम है, उसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट, ओके। तो देखो जब आप टाइट्रेशन करते हो तो वहां पे आपको एक या तो ऑक्सैलिक एसिड दिया जाता है या तो आपको मोहर सॉल्ट दिया जाता है, आप टाइट्रेशन करते हो। तो देखो यहाँ पे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, फिर डॉट FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, ओके, देन 6H2O, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, देख सकते हो। अब जरा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमारे पास कौन कौन से, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट हम कुछ एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4Fe,
इन सब के बारे में मैं काफी डिटेल में आराम से बात करूंगा। अभी सिर्फ स्टार्टिंग की है मैंने, K4FeCN6 देख सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल मेरे पास है। ओके, देखो CrNH3, ओके, 6Cl3। ओके, देख सकते हो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और ये हमारा डबल सॉल्ट। एक्चुअली फॉर्मूले को लिखते वक्त ही काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है क्या है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाता हूँ, यानी इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ। तो देखो मैंने इसके लिए एक छोटा सा बीकर ले लिया, ध्यान से देखो। ओके, और इस बीकर के अंदर मैंने यहां पर वाटर ले लिया। ओके, और यहां स्पैटुला में ठीक, ये स्पैटुला है और इसके अंदर मैंने सपोज करो ये यहां पे क्या ले लिया, एलम। क्या ले लिया, एलम। अब मैं एलम को इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो मैंने इसके अंदर डिसॉल्व किया और एलम इसके अंदर डिसॉल्व हुआ। जैसे ही एलम डिसॉल्व हुआ तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या हुआ। देखो, यानी एलम जो है हमारे पास, इसके क्या हुए, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हुए वो पूरी तरह से टूट गए। जैसे पोटेशियम आयन मिल गया, सल्फेट आयन मिल गया, है ना, एल्यूमिनियम आयन मिल गया, सल्फेट आयन टूट गया। ठीक है, देख सकते हो कि जैसे ही मैंने एलम को मिलाया तो ये पूरी तरीके से अपने आयन में डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो ये खास बात है डबल सॉल्ट की, जब डबल सॉल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाएगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात, यहाँ पे हम फिर वही कॉन्सेप्ट लेंगे, एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने पानी रख दिया। ओके, देखना ध्यान से, तो ये हमने इसके अंदर यहां पर पानी रख दिया। ओके, क्लियर। और तो देखो ये देख सकते हो कि जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने पे क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये इसने क्या किया, कुछ नॉर्मल सॉल्युबल आयन दिए और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया। कॉम्प्लेक्स आयन को देख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर FeCN6 है जो फर्दर डिसोसिएट नहीं हो रहा है। फर्दर डिसोसिएट होने ना होने का मतलब ये एज इट इज पड़ा रहेगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल आयन के फॉर्म में पड़ा रहेगा। यानी ये अपनी प्रॉपर्टी फिर से रिटेन कर सकता है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी फिर से रिटेन नहीं कर सकते। जैसे कोई भी चीज है, सपोज करो मैं उसको पूरी तरीके से उसके कांस्टेंट आयन में तोड़ दूं, कांस्टेंट में तोड़ दूं, तो क्या फिर से वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो देखो ये पूरी तरीके से अपने कांस्टेंट आयन में टूट गया है, जिससे ये अपनी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं कर सकता, रिटेन नहीं कर सकता। जबकि ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन है। आई होप दैट आप लोग को ये बात समझ में आई होगी।